नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। क्राइम की खास सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मर्डर केस की जिसने पूरे देश को दहला दिया था। स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है पटना में हुए एक ऐसे मर्डर केस की जो आज तक अनसुलझी है। बात 1999 की है। उस समय बिहार में राबड़ी देवी की सरकार थी और बिहार में जंगल राज अपने चरम पर था। राबड़ी देवी के भाई साधु यादव सरकार चलाने में उनकी मदद कर रहे थे। साधु यादव के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि वो खुद ही सरकार थे और इसी समय वो वारदात हुई जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। 3 जुलाई 1999 को रात को लगभग 8:30 बजे पुलिस को पटना के MLA क्वार्टर के गैराज में लाश होने की सूचना मिली और ये लाश थी शिल्पी जैन और गौतम सिंह की। तो आखिर कौन थे ये दोनों और किसने किया था इनका कत्ल, ये एक बड़ा सवाल था। अब आपको बताते हैं कि शिल्पी जैन और गौतम सिंह थे कौन। शिल्पी जैन पटना के एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। पटना में शिल्पी के पिता की कमला स्टोर नाम से रेडीमेड कपड़ों की बहुत बड़ी दुकान थी। शिल्पी का परिवार पटना का एक जाना माना परिवार था। शिल्पी ने पटना वुमेन्स कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। बेहद खूबसूरत दिखने वाली शिल्पी मिस पटना भी रह चुकी थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद शिल्पी कंप्यूटर का कोर्स कर रही थी। अब बात करते हैं गौतम सिंह की। गौतम सिंह डॉक्टर BN सिंह के बेटे थे। डॉक्टर BN सिंह अपने पूरे परिवार के साथ लंदन में रहते थे और लालू यादव के बहुत करीबी थे। गौतम सिंह राजनीति में आना चाहते थे और इसलिए वो पटना आए थे। लालू यादव से करीबी जान पहचान होने की वजह से उन्हें जल्द ही राजनीति में एंट्री मिल गई और वो साधु यादव के करीबी हो गए। इसी दौरान उनकी मुलाकात शिल्पी जैन से हुई और दोनों अच्छे दोस्त बन गए और समय के साथ साथ ये दोस्ती प्यार में बदल गई। बात 2 जुलाई 1999 की है। शिल्पी अपने घर से रिक्शे से कंप्यूटर क्लास के लिए निकली। अभी वो अपने घर से कुछ ही दूर पहुंची थी कि रास्ते में एक गाड़ी उनके रिक्शे के पास आकर रुकी। गाड़ी वाले ने कहा कि आप कहाँ जा रही हैं? तो शिल्पी ने जवाब दिया कि मैं अपने कंप्यूटर क्लास के लिए जा रही हूँ। इसके बाद गाड़ी वाले ने कहा कि मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, अगर आपको दिक्कत ना हो तो मैं आपको वहाँ छोड़ दूंगा। शिल्पी उस शख्स को पहले से ही जानती थी क्योंकि वो गौतम का दोस्त था। उन्होंने रिक्शे वाले को किराया दिया और जाकर गाड़ी में बैठ गई। कुछ देर तक तो वो गाड़ी कंप्यूटर क्लास की तरफ ही जाती रही, लेकिन इसके बाद गाड़ी का रास्ता बदल गया और वो फुलवारी शरीफ की तरफ जाने लगी। पहले तो शिल्पी घबराई और पूछा कि मेरा कंप्यूटर क्लास तो दूसरी तरफ है, आप दूसरी तरफ क्यों जा रहे हैं? जवाब में गौतम के दोस्त ने कहा कि हम गेस्ट हाउस जा रहे हैं, वहाँ गौतम आपका इंतजार कर रहा है। गौतम का नाम सुनकर शिल्पी रिलैक्स हो गई। इस बात की जानकारी किसी तरीके से गौतम सिंह को हुई कि उनका दोस्त शिल्पी को लेकर गेस्ट हाउस की तरफ जा रहा है। राजनीति में होने की वजह से गौतम को बहुत अच्छे से पता था कि वाल्मीकि गेस्ट हाउस राजनेताओं की अय्याशी का अड्डा हुआ करती थी। आनन फानन में गौतम अपनी कार निकालते हैं और वाल्मीकि गेस्ट हाउस की तरफ जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद गौतम देखते हैं कि शिल्पी को कई लोगों ने घेर रखा है और उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब देखकर गौतम के होश उड़ जाते हैं और वो इसका विरोध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां मौजूद किसी भी शख्स पर इसका कोई असर नहीं होता। वहां मौजूद लोग गौतम के साथ मारपीट करते हैं और शिल्पी के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया जाता है। इसके बाद गला दबाकर दोनों की हत्या कर दी जाती है और गौतम की ही गाड़ी में उन्हें वापस MLA क्वार्टर्स ले जाकर छोड़ दिया जाता है। इसके बाद पुलिस को ये सूचना मिलती है कि MLA क्वार्टर्स में गैराज में 2 लोगों की लाश बरामद हुई है। आनन फानन में पुलिस वहां पहुंचती है और दोनों लाशों को जब्त करती है और ये लाश होती है शिल्पी जैन और गौतम सिंह की। पुलिस तत्काल प्रभाव से दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इस बात की सूचना किसी तरह साधु यादव को भी मिल जाती है और वो अपने समर्थकों के साथ आकर MLA क्वार्टर्स के बाहर हंगामा खड़ा कर देते हैं। आपको बता दें कि पुलिस को जब लाश मिली थी तो शिल्पी और गौतम की लाश अर्धनग्न अवस्था में थी। गौतम ने ऊपर के शरीर पर कुछ भी नहीं पहना था, जबकि शिल्पी के शरीर पर सिर्फ एक टी-शर्ट थी और वो भी गौतम की। वैसे तो हमारे यहाँ की पुलिस को हमेशा लेट आने के लिए जाना जाता है, लेकिन इस मामले में पता नहीं ऐसा क्या था कि पुलिस ने रातों रात दोनों ही बॉडीज का अंतिम संस्कार कर दिया और वो भी तब जबकि गौतम सिंह के परिवार से वहां कोई नहीं था। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही उठ रहे थे कि आखिर ऐसा क्या था कि पुलिस ने इतनी जल्दबाजी में दोनों शवों का अंतिम संस्कार कर दिया।
पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि दोनों ने आत्महत्या की थी, लेकिन सवाल ये है कि आखिर जब दोनों ने आत्महत्या की थी तो दोनों अर्धनग्न अवस्था में क्यों थे। इसके बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पुलिस के भी होश उड़ गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ किया गया था कि शिल्पी के साथ बलात्कार हुआ है और वो भी एक से ज्यादा लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था। मामला सामने आने के बाद विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू किया। इसके बाद इसी साल नवंबर के महीने में ये जांच सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई ने सिरे से केस की जांच करनी शुरू की। जांच में ये बात सामने आई कि शिल्पी के साथ बलात्कार हुआ था। शिल्पी के कपड़ों पर सीमन के निशान मिले थे जो एक से ज्यादा लोगों के थे। इसके बाद सीबीआई ने साधु यादव से ब्लड सैंपल की मांग की थी ताकि डीएनए टेस्ट करवाया जा सके, लेकिन साधु यादव ने साफ साफ मना कर दिया। और हैरानी की बात तो ये है कि कोर्ट में सीबीआई ने इस बात का कोई विरोध नहीं किया। बलात्कार की पुष्टि होने के साथ साथ गौतम और शिल्पी के शरीर पर चोट के भी निशान थे। सीबीआई ने इस बारे में भी कोई तहकीकात नहीं की और आखिरकार 4 साल की जांच के बाद सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट में लिखा था कि दोनों ने जहर खाकर आत्महत्या की थी और शिल्पी के शरीर पर पाए गए सीमन के निशान पसीने के थे। क्लोजर रिपोर्ट बिल्कुल वैसी ही थी जैसी 4 साल पहले पटना पुलिस ने तैयार की थी। और हुआ ये कि शिल्पी और गौतम को कोई न्याय नहीं मिल पाया। शिल्पी गौतम की मर्डर का राज आज भी अनसुलझा है। लेकिन सवाल यही है कि अगर इन दोनों ने आत्महत्या की थी तो इन दोनों के शरीर पर चोट के निशान कैसे थे। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि शिल्पी के शरीर पर जो सीमन पाया गया था वो पसीने में कैसे बदल गया। इसके अलावा और भी ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। 4 साल तक सीबीआई जांच के बाद भी आखिर दोनों रिपोर्ट एक कैसे हो सकती है। और अगर इन दोनों को आत्महत्या ही करनी ही थी तो दोनों ने कपड़े क्यों नहीं पहने थे और पुलिस ने इतनी जल्दबाजी में गौतम सिंह और शिल्पी जैन का पोस्टमार्टम क्यों करवाया और दोनों के शवों का अंतिम संस्कार क्यों किया गया। हैरानी की बात तो यह है कि इस मामले के सामने आने के बाद भी गौतम के पिता वीएन सिंह ने कभी भी अपने बेटे की मौत के बारे में जानने की कोशिश नहीं की, न ही कभी वो भारत वापस आए। हाँ, शिल्पी के परिवार वालों ने कई बार कोशिश की कि उनकी बेटी को न्याय मिल सके, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। 2006 में उनके भाई ने ये कोशिश की कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे, लेकिन इसी बीच उनका अपहरण कर लिया गया। हालांकि 2 दिन बाद उन्हें छोड़ भी दिया गया, लेकिन उसके बाद कभी भी उन्होंने अपनी बहन के साथ हुए अन्याय के लिए आवाज नहीं उठाई। ऐसे और भी कई सवाल हैं जो आज तक अनसुलझे हैं और शिल्पी गौतम मर्डर केस के राज आज भी राज ही हैं। आज की कहानी में बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।